हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि कल हमने शुरू किया था एंजाइम्स के बारे में और हम टाइप ऑफ एंजाइम के ऊपर ही थे। उस वक्त ही हमारा टाइम ओवर हो गया था। हमने टाइप ऑफ एंजाइम्स में देखा था कि जो एंजाइम्स होते हैं बेसिकली आपके दो टाइप के मिलते हैं। एक था आपके सिंपल एंजाइम और एक तो आपके होते हैं सिंपल एंजाइम और दूसरे होते हैं आपके एक थे आपके सिंपल एंजाइम और दूसरे थे आपके कॉम्प्लिकेटेड मतलब कॉन्जुगेटेड एंजाइम, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड और होलो एंजाइम। सिंपल एंजाइम जो केवल प्रोटीन के बने हुए होते हैं, जैसे कि एमाइलेज है, प्रोटीएज है, लाइपेज है, लाइकेज है, जो प्योर प्रोटीन के बने होंगे। और जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स होंगे, इनमें प्रोटीन प्लस एक नॉन प्रोटीन पार्ट होगा जो उसका एक्टिवेटर होगा, ठीक है, जो उसको एक्टिवेट करेगा। क्लियर हो गया? तो ये एक्टिवेटर पार्ट है और जो प्रोटीन पार्ट होता है वहां उसको एपो एंजाइम्स कहते हैं। एंड नॉन प्रोटीन पार्ट को आप कोफैक्टर भी बोल सकते हो, उसको एक्टिवेटर भी बोल सकते हो। दैट नॉन प्रोटीन पार्ट और कंप्लीटली इस स्ट्रक्चर को हम होलो एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, ये जो एपो एंजाइम्स है दैट इज अ पार्ट ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द एंजाइम जो रियली एक्चुअली किसी भी एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। सिर्फ जो आपके जो कोफैक्टर्स होते हैं, जो को फैक्टर्स होते हैं तो जिस एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, बट जो रियल एंजाइम में पार्टिसिपेशन यही करता है। द लेंथ ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल हर एक एंजाइम में डिफरेंट एंजाइम में इसकी डिफरेंट डिफरेंट होती है, क्योंकि इसका जो एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस है, क्योंकि जो प्रोटीन जो एंजाइम होते हैं प्रोटीन के बने हुए होते हैं और ये एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं फॉर एनी पर्टिकुलर रिएक्शन, क्योंकि उनका एमिनो एसिड का सीक्वेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है। प्रोटीन आर कोलाइडल बिकॉज ऑफ द मोर सरफेस एरिया प्रोवाइडेड पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। मतलब जो प्रोटीन्स होते हैं कोलाइडल मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोलाइडल मॉलिक्यूल्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए सस्पेंडेड मॉलिक्यूल, कोलाइडल मॉलिक्यूल आपने पढ़ा होगा कोलाइडल केमिस्ट्री के अंदर, तो कोलाइडल प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी आपने। तो उसी तरीके से ये कोलाइडल प्रॉपर्टी के शो करते हैं। एंड जिनका जो इनका जो सरफेस एरिया होता है पर वॉल्यूम पे ज़्यादा होता है, मतलब पर वॉल्यूम पे इनका जो सरफेस एरिया होता है हमेशा हाई रहता है। द प्रोटीन पार्ट ऑफ एपो एंजाइम हैव वन और मोर स्पेसिफिक टाइप दैट आर कॉल्ड द एक्टिव साइट्स। मतलब जो प्रोटीन जो पार्ट होता है जिसके ऊपर हम उसको जहाँ पर सबस्ट्रेट आके जुड़ता है वहाँ पे हम उसको एक्टिव साइट कहते हैं। देखिए आपको ये जो कोलोइडल में कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखिए प्रोटीन आर कोलोइडल, आपको पता है कि जो कोलोइडल पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं जिन पर कोई चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो चार्ज प्रेजेंट होता है विच मेक इट स्पेसिफिक, और इनका क्या होता है सर्फ पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब अगर पर यूनिट वॉल्यूम पे अगर इसका सरफेस एरिया आप कैलकुलेट करोगे तो ज़्यादा होता है और इनके स्पेसिफिक एक्टिव साइट रहती है। जो सबस्ट्रेट होते हैं इस एक्टिव साइट से ही बाइंड अप होते हैं। कोफैक्टर भी आपके अब तीन तरीके के हो सकते हैं, मेटल हो सकता है, कोएंजाइम हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है। मेटल मैंने बताए थे, जो मेटल होते हैं जो कुछ एंजाइम के एक्टिवेशन के रिक्वायर है उसको मेटलो एंजाइम्स कहते हैं। कोएंजाइम जहाँ पर आपका कोफैक्टर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है और वो इजीली कॉम्प्लेक्स से सेपरेट कर सकते हो, बट जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो आसानी से सेपरेट नहीं होता है। The coenzyme are serve as a cofactor in number of different catalysis reaction। मतलब हर एक coenzyme different different reaction में different different, कहने का मतलब है जो coenzymes हैं आपके, ये जो अब ध्यान रखना, ये आपके जो coenzymes हैं, ये coenzyme जो आपके coenzymes हैं, ये coenzyme ध्यान रखना, एक चीज याद रखना, एक्चुअली बुक में बहुत कुछ कंफ्यूजन भी दिया होता है तो मैं क्लियर करता हूँ। कोएंजाइम्स कैटालिसिस कोएंजाइम जो कोफैक्टर की तरह काम करते हैं डिफरेंट रिएक्शन में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस में आपने देखा था NADH2 था, क्रैब साइकिल में NADH2 FADH2 था, फोटोसिंथेसिस में NADPH2 था। तो ये सारे कोएंजाइम्स हैं, ध्यान रखना, ये सारे के सारे कोएंजाइम जो डिफरेंट रिएक्शन में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब कंफ्यूजन क्या होता है, ध्यान रखना, NADP जो निकोटिनामाइड एडिनोसिन लाइक सॉरी NADP जो होता है निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। तो ये आपका एक या NAD लिखा हुआ है तो निकोटिडीन एडिनोसिन निकोटिसिन डाइहाइड्रोजन। तो कहने का मतलब है कि ये सब आपके जो कोएंजाइम्स हैं, ये कोएंजाइम एक तरह के कोफैक्टर की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन इन कोएंजाइम्स के अंदर एक पर्टिकुलर विटामिन ग्रुप होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ध्यान रखना, जैसे कि NAD, मैंने फिर कह रहा हूँ NAD, NADP, FAD, इन सब का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। निकोटिन एडिनोसिन क्या था, निकोटिन एडिनोसिन फॉस्फेट। तो एसेंशियल केमिकल कंपाउंड और कोएंजाइम्स आर द विटामिन, जैसे NAD और NADP कंटेन द विटामिन नियासिन और विटामिन B3। ध्यान रखना, NAD और NADP का जो विटामिन होता है, जो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जुड़ता है उनसे वो होता है आपका नियासिन, विटामिन B3 होता है, विटामिन B3 होता है। और जो FAD का जो FAD होता है, उस FAD का जो एक तरह का कोएंजाइम होता है वो होता है विटामिन B2। आगे ध्यान रखिएगा। अब लिसन सुनिएगा, आपके जैसे कि जो NAD है, निकोटिडीन एडिनोसिन निकोटिडीन निकोटिनामाइड एडिनोसिन, निकोटिनामाइड एडिनोसिन NAD हो गया, निकोटिनामाइड एडिनोसिन फॉस्फेट ये NADP हो गया, फ्लेविनॉइड एडिनोसिन
ये हो गया FAD हो गया। तो ये आपके सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। अब इनका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? अगर NAD का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है विटामिन B3 जिसको हम नियासिन कहते हैं। NADP का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है यहाँ पर? जिसको नियासिन, जिसको विटामिन B3 कहते हैं। वैसे FAD का होता है विटामिन B2 होता है। तो याद रखना हर एक कंपाउंड का अलग-अलग उसका कोएंजाइम है, अलग-अलग उसका ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है, जो उसके साथ जुड़कर उस NAD को, FAD को, FADP, NADP को, इनको सबको एक्टिवेट करता है। अब देखिए, अब ध्यान रखना ये जो विटामिन है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो उससे ग्रुप से जुड़कर उसको एक्टिवेट करते हैं एंड आप उसको आसानी से अलग भी कर सकते हैं। लेकिन जो आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, दे आर आल्सो ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट आप उसको आसानी से उसको अलग नहीं कर सकते, टाइटली बाउंडेड होते हैं। एग्जांपल के लिए साइटोक्रोम और फ्लेवोप्रोटीन। साइटोक्रोम मैंने बताया था, साइटोक्रोम है, फ्लेवोप्रोटीन्स हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे, ध्यान रखना जितने भी मेटल वाले, जैसे मैंने बताया था ना, जब मेटल मैंने यूज किया था एक्टिवेटर, जो जहां जो एंजाइम मेटल के प्रेजेंस में एक्टिवेट होते हैं उनको हम कहते हैं मेटलो एंजाइम्स, ओके। अब जैसे कि साइटोक्रोम, साइटोक्रोम में ध्यान रखना, साइटोक्रोम एक तरह का एक प्रोटीन है, फ्लेवोप्रोटीन इट्स आल्सो ए काइंड ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। देखिए, साइटोक्रोम के अंदर यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एक प्रोटीन ग्रुप होता है जो कि उस एंजाइम किसी भी जब बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ के उसको एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। फ्लेवोप्रोटीन, फ्लेवोप्रोटीन जैसे आपका एक फ्लेवोप्रोटीन है, फ्लेवोप्रोटीन क्या है? फ्लेवो, फ्लेविन और प्रोटीन, ध्यान रखना फ्लेविन और प्रोटीन दो अलग अलग ग्रुप हैं। तो फ्लेविन और प्रोटीन, या फ्लेविन एक तरह का पार्ट है जिसके साथ प्रोटीन एसोसिएट है, साइटोक्रोम जिसके साथ एक प्रोटीन एसोसिएट है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ध्यान रखना आपके को एंजाइम्स हो चाहे प्रोस्थेटिक ग्रुप हो, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड ही ऐड होते हैं एंजाइम के साथ में। जैसे कि वहाँ पे एंजाइम था आपका NADP, उसके बाद कौन सा ऐड हो गया? विटामिन B2। तो उसी तरीके से आपके ये, सॉरी विटामिन B3 होता है, विटामिन B2 नहीं। तो इसी तरीके से ये लाइक ऐड होते हैं। ध्यान रखना, आपके मैंने बताया था कि जैसे मैं जो एक्टिव साइट की बात कर रहा था कि एवरी एंजाइम हैज देयर ओन स्पेसिफिक यूनिक साइट, जो कि एक एमिनो एसिड्स का एक यूनिक सीक्वेंस होता है। देखिए, जैसे कि एक सिंपल है, एंजाइम जो होते हैं अपने नेचर में यूनिक होते हैं। क्यों नेचर में यूनिक होते हैं? क्योंकि उसके पास एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट होती है जो स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स की बनी होती है। क्लियर हो गया? स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स की बनी होती है एंड, ठीक है, ठीक है। अब ये जो स्पेसिफिक एमिनो एसिड की बनी होती है, ध्यान रखना। अब जैसे कि एंजाइम है, इस एंजाइम के साथ में ये उसका एक्टिव साइट है। तो इस एक्टिव साइट से आके सबस्ट्रेट जुड़ता है और सबस्ट्रेट जुड़ने के बाद में यहाँ पर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। लेटर ऑन ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अलग होगा, प्रोडक्ट अलग हो जाता है, एंजाइम अलग हो जाता है, ठीक है। तो हर एक एंजाइम का एक स्पेसिफिक साइट होती है, लाइक दिस इज द यूनिक साइट। ये हर एंजाइम का जो साइट है ये डिफरेंट डिफरेंट होता है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव साइट का, ये डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट कैन बाइंड टू द स्पेसिफिक साइट, व्हेन दे बाइंड टू द स्पेसिफिक साइट, सो एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फर्दर इट गेट ब्रेक डाउन, सो एंजाइम अलग हो जाता है, प्रोडक्ट अलग हो जाता है, तो एंजाइम इट गेट बैक टू द रिएक्शन, ठीक है। अब फ़र्क क्या होता है कि एक ऐसी रिएक्शन जहाँ एंजाइम यूज़ होता है और एक ऐसी रिएक्शन जो एंजाइम यूज़ नहीं होता है। जिस जो एंजाइम जो जहाँ यूज़ होता है उसको हम कैटालिसिस रिएक्शन कहते हैं और जहाँ एंजाइम यूज़ नहीं होता है उसको अनकैटालिसिस रिएक्शन कहते हैं। तो फ़र्क यही होता है कैटालिसिस और अनकैटालिसिस रिएक्शन के अंदर कि उसकी जस्ट उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। मैं बताऊँगा एक ग्राफ के थ्रू कि हम उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम करते हैं। एक्चुअली एंजाइम कैसे रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है। मैं आपको बताऊँगा कुछ टाइम बाद। अब आता है नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, ओके। अब ध्यान रखना कि जो एंजाइम्स होते हैं जब किसी रिएक्शन करते हैं, किसी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, तो फर्क क्या होता है? एक रिएक्शन जो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम चल रहा है, एक रिएक्शन जो विद द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम चल रहा है, ओनली देयर इज अ डिफरेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। जो रिएक्शन आपकी कैटालिसिस रिएक्शन होती है, जो एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, उसकी जो एक्टिव एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। जो अनकैटालिसिस रिएक्शन होती है वहां पे उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो क्या होता है, ये एंजाइम कुछ नहीं करता, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और इजीली से आपका एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आता है कि एंजाइम के नोमेनक्लेचर कैसे करें। तो देखिए, एंजाइम का एक नोमेनक्लेचर, एक पर्टिकुलर एक बॉडी होती है जो उसको बेसिकली डिसाइड करती है कि एंजाइम का नोमेनक्लेचर कैसे होना चाहिए, एंजाइम का नाम क्या होना चाहिए, ओके। Nomenclature of enzyme usually done on the basis of the substrate they act upon और catalytic activity। हम जनरली जो एंजाइम के जो nomenclature करते हैं, हम किस बेस पे करते हैं? क्योंकि सबस्ट्रेट पे वो अटैक करता है, उसके बेस पे कर दिया जाता है। नॉर्मली क्या होता है, हर एक एंजाइम का खुद का एक सफिक्स होता है ASE। जनरली बहुत सारे एंजाइम में, जैसे कि एग्जांपल के लिए जो प्रोटीन को डिसोशिएट करता है उसको प्रोटीएज, एज लगा दिया।
तो किस पे वर्क कर रहा है, प्रोटीन पे डिसोशिएट कर रहा है तो प्रोटीएज कर दिया। जो एंजाइम लिपिड को तोड़ता है तो लाइपेज एज कर दिया। जो एंजाइम दो सबस्ट्रेट को आपस में बाइंड करता है तो लाइगेज हो गया। जो एंजाइम सेलुलोज को तोड़ता है उसको सेलुलेज कर दिया। जो एंजाइम पैक्टिन को ब्रेक करता है उसको पैक्टिनेज कर दिया। ठीक है, तो उसी तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सबस्ट्रेट पे काम करते हैं, लेकिन एंजाइम को क्या करते हैं उसके बीच में हमेशा ASE लगा देते हैं, इसका सरनेम लगा देते हैं ASE, जो कि एक डोलेक्स एक साइंटिस्ट थे 1883 में, उन्होंने बोला कि जितने भी एंजाइम है सबके पीछे ASE आप लगा दीजिए। फिर भी अब जैसे मैंने बताया कि जो रिएक्शन जनरली क्या है कि जिस सबस्ट्रेट को एक्ट करते हैं उस सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग उनका नाम रख दिया जाता है। जैसे कि प्रोटीन को ब्रेक करने वाला प्रोटीएज, लिपिड को ब्रेक करने वाला लाइपेज, ओके, लिपिड को जोड़ने वाले दो कंपाउंड को जोड़ने वाला लाइगेज, ओके, सेलुलोज को तोड़ने वाला सेलुलेज। अगर आपको पता लगे कि सेलुलोज को तोड़ रहा है सेलुलेज, तो सेलुलोज ही बहुत अपनी कहानी बता देता है। कैसे, सेलुलोज है मतलब वो सेलुलोज को तोड़ रहा है, और ASE उसके पीछे लग गया है तो मतलब वो एक एंजाइम को शो कर रहा है। तो जनरली तो क्या होता है कि हम किसी भी एंजाइम का जो नोमेनक्लेचर होता है कि वो किस सबस्ट्रेट पे एक्ट कर रहा है हम उसके अकॉर्डिंग देते हैं। बाय द वे, देयर इज वन मोर नोमेनक्लेचर जो हम उस केमिकल रिएक्शन के बेस पे भी दे सकते हैं। मतलब नोमेनक्लेचर तो बेसिकली क्या होता है जिस सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है, लेकिन कभी कभी केमिकल रिएक्शन के बेस पर भी हम उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ओके, जैसे लिखा भी हुआ है सफिक्स एज जोड़ दिया जाता है। एग्जांपल के लिए सुक्रेज जो सुक्रोज को तोड़ेगा, माल्टेज जो कि सुक्रोज क्या होता है एक तरह का डाइपॉलीसैकेराइड है, सॉरी एक डाइसैकेराइड है, और आपके माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है। ठीक है, सुक्रोज जो होता है बेसिकली ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होता है तो उसको तोड़ देता है। माल्टेज है जो कि ग्लैक्टोज और आपका जो माल्टेज है वो बना होता है आपका ग्लैक्टोज और मन्नोज से मिलकर बना होता है, तो उसको तोड़ के अलग अलग करता है। लाइपेज क्या लिपिड का बना होता है, उसको तोड़ के अलग करता है। तो लाइक सुक्रोज सुक्रोज पे काम कर रहा है, माल्टेज माल्टोज पे काम कर रहा है, लाइपेज लाइपिड के ऊपर काम कर रहा है। तो जिस सबस्ट्रेट पे वो एक्ट करता है तो उस सबस्ट्रेट का नाम और पीछे उसका ASE आप जोड़ दीजिए, तो इस सबस्ट्रेट के बेस पे हो गया। केमिकल रिएक्शन मैंने बताया था कि ये नोमेनक्लेचर भी एक पॉपुलर है और यूज में भी लिया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए किस उसकी रिएक्शन क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर किसी रिएक्शन से CO2 बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो बोला कार्बोक्सिलेज। किसी रिएक्शन से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो उसको बोला डिहाइड्रोजनेज। किसी ऑक्सीजन से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो ऑक्सीडेज। किसी रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल को देकर उसको तोड़ा जा रहा है तो उसको हाइड्रोलेज। तो मतलब रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है। अब रिएक्शन अगेन देखिए, अब जिसमें जो हमने याद है हमें अब NAD से NADH2 बन रहा था तो हमने डिहाइड्रोजनेज जोड़ दिया क्योंकि दो हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हैं। जहाँ पे CO2 बाहर निकल रहा है वहां CO2 कार्बोक्सिलेज कर दिया, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है उसको ऑक्सीडेज कर दिया। ओके, हाइड्रोलेज हो गया कि जहां वाटर मॉलिक्यूल को देखकर आपने इस कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट इज अ हाइड्रोलेज एंजाइम। तो मेनी एंजाइम्स आर नेम अकॉर्डिंग टू द बोथ, और लेकिन हम क्या करते हैं, अब कंफ्यूजन हो गया। क्या कंफ्यूजन हो गया कि भैया सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग भी आपको करना है, रिएक्शन नोमेनक्लेचर भी करना है। तो एक साइंटिस्ट ने बोला एक काम कीजिए, हम जनरली एंजाइम का नाम क्या करते हैं इस तरीके से देते हैं कि हम दोनों चीजों को एक साथ जोड़ दें, जहां पे वो सबस्ट्रेट भी शो हो जाए और उसकी केमिकल रिएक्शन भी शो हो जाए। तो क्या होगा कि वो एंजाइम अपने आप में ही कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीटली एक्सप्रेसिव एंजाइम होगा। जैसे जिस एंजाइम पे वो काम करते हैं और किस एंजाइम की रिएक्शन का मेथड क्या है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए एल ग्लूटामिक डिहाइड्रोजनेस। एल ग्लूटामिक डिहाइड्रोजनेस मतलब एक एंजाइम है। अब देखिए आपको इस नाम से पता चल जाएगा। एल ग्लूटामिक मतलब इसमें सबस्ट्रेट क्या है, ग्लूटामिक एसिड है। डिहाइड्रोजनेस अच्छा मतलब दो हाइड्रोजन निकल रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ, इन विच ग्लूटामिक एसिड इज अ सबस्ट्रेट और डिहाइड्रोजन इज अ नेम द रिएक्शन व्हिच इज अ रिएक्शन बीइंग कैटालाइज्ड बाय इट। अब देखिए एल ग्लूटामिक डिहाइड्रोजनेस, जिसमें एल ग्लूटामिक एसिड बेसिकली क्या होता है, एमिनो एसिड होता है, और एमिनो एसिड हमेशा लेवोरोटेटरी होते हैं तो उसमें से एल लिखा जाता है। लेकिन जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं, में से डी लिखा जाता है, जैसे कि डी ग्लूकोज। तो ग्लूटामिक एसिड क्या होता है, एमिनो एसिड्स है, तो हमेशा उसको एल लिखा जाएगा। एल ग्लूटामिक एसिड डिहाइड्रोजनेस मतलब द एंजाइम व्हिच वर्किंग ऑन द ग्लूटामिक एसिड, और उससे दो हाइड्रोजन निकल गए तो उसको बोला एल ग्लूटामिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। अब देखिए तो इन्होंने क्या किया, अब दोनों हम आपको भी याद कीजिए, हमने जितनी भी रिएक्शन सी जैसे कि सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज, हमने याद की सारी रिएक्शन वैसे ही लिखी थी कि जहां पे उसका सबस्ट्रेट भी आ गया और वो क्या काम कर रहा है हमने वो भी लिखा था। जैसे कि ग्लूकोज जैसे कि हेक्सोकाइनेज है एक एंजाइम है जो कि फॉस्फेट को ट्रांसफर करता है। अब वैसे ही जैसे कि फ्रक्टोज 1,6 फ्रक्टोज
हेक्सोकाइनेज। तो इसी तरीके से जितने भी आपके एंजाइम्स हैं ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को भी शो कर रहे हैं और इसके अलावा ये किस रिएक्शन को भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी शो कर रहे हैं। तो जनरली यही मेथड अडॉप्ट किया जाता है, जब हम सबस्ट्रेट का नाम भी दे सके, जनरली ये केमिकल रिएक्शन भी दे सके। देखिए डिपेंड करता है, वैसे तो जैसे कि आप सुक्रोज को सुक्रेज डिवाइड करते हैं तो हम कभी अब इसको, ये बेसिकली क्या होता है, ये सारी हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस है, सुक्रेज, माल्टेज, लाइपेज, ये सारी हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस है, ठीक है, जिनके ऊपर ये एंजाइम काम करते हैं। तो ये सब हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन है। तो जनरली कई बार तो क्या होता है, हम शॉर्ट फॉर्म भी दे देते हैं कि सुक्रोज भी काफी है, तो बार बार आपको बड़ा बड़ा नाम भी देना नहीं पड़े। कई बार क्या होता है, नाम इतने बड़े कॉम्प्लेक्सिव हो जाते हैं तो हर एक नाम को हम प्रॉपर दे नहीं सकते, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे 1955 के अंदर एक एंजाइम को नॉमेनक्लेचर करने के लिए स्टैंडर्ड प्रोवाइड किए। ओके, in the enzyme standard and systematic naming their substrate reaction the catalyst should be included so the information regarding substrate reaction the catalyst can be obtained। तो एक इंटरनेशनल बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, ये इंटरनेशनल बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन 1955 में कहा, एक काम कीजिए, हम जनरली क्या करेंगे, हम सबस्ट्रेट प्लस केमिकल रिएक्शन जो दोनों को रिएक्ट कर रहा, हम दोनों को ही एक साथ देने की कोशिश करेंगे एंजाइम के थ्रू। तो जैसे कि अब जैसे कि इन द वे स्टैंडर्ड नेम ऑफ द हेक्सोकाइनेज क्या है, डी हेक्सोस 6 फॉस्फो ट्रांसफरेज, डी हेक्सो 6 फॉस्फो ट्रांसफरेज। देखिए हेक्सोकाइनेज मैंने बताया था, हेक्सोकाइनेज का मतलब क्या है, हेक्सो काइनेज, हेक्सो मतलब 6, काइनेज मतलब शिफ्ट करना। तो मतलब एक ग्लूकोज पे अगर ग्लूकोज के अगर इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज के छठे कार्बन पे 6 कार्बन पे हम फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये एंजाइम का काम है। तो यहाँ पे क्या लिखा, डीहेक्सोस। डीहेक्सोस क्यों लिखा, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमेशा डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं, तो डी लिखा डीहेक्सोस, और उसके छठे कार्बन पे फॉस्फेट को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो हो गया 6 फॉस्फोट्रांसफरेज। तो यहाँ पे वो रिएक्शन पता चलेगी, क्या रिएक्शन है भैया, फॉस्फेट ट्रांसफर हो रहा है, किसके ग्रुप के ऊपर हो रहा है, कोई भी 6 कार्बन की शुगर है, क्योंकि शुगर है जब भी वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। अगर वहां के मान के चलो कोई प्रोटीन ग्रुप होता है या अमीनो एसिड ग्रुप होता तो एल लिखा जाता। तो अब एक ऐसा एंजाइम हो गया कि जिसमें आपको उसकी दोनों तरीके की प्रॉपर्टी पता चल गई, क्या सबस्ट्रेट कौन सा है और वो किस केमिकल रिएक्शन पे काम कर रहा है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम कंफ्यूजन के, अब सोचिए अगर एक रिएक्शन में आप इतना बड़ा नाम लिखेंगे डी हेक्सोस 6 फॉस्फोट्रांसफरेज, स्टैंडर्ड नाम तो यही है, लेकिन हम जनरली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस नाम को शॉर्ट करके पेपर में लिख देते हैं, ठीक है, तो वो शॉर्ट करने की परमिशन भी दे रखी है। स्टैंडर्ड नेम ऑफ यूरिसेस, यूरिकेस इज यूरिएट ऑक्सी और टू ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब जैसे यूरिकेस एक एंजाइम होता है, ठीक है, जिसका मेन काम क्या होता है, यूरिएट ऑक्सीजन ऑक्सीडो रिडक्टेज, मतलब यूरिएट ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिडक्टेज, मतलब इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है। ऐसे बहुत सारी ऐसी रिएक्शन थी जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। इसका मतलब क्या है, अगर किसी में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये है ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन बाहर आ रहा है, तो ऐसी रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शन हो गई, जो कि ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रोजन बाहर आ गया तो रिडक्शन हो गया। मतलब एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन बाहर आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शन। बट क्या होता है कि एंजाइम के नाम कई बार इतने कॉम्प्लेक्सिव हो जाते हैं तो याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो इतनी परमिशन दे रखी है इंटरनेशनल बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन से कि आप अपनी कॉपी में आप एक शॉर्ट नेम भी आप लिख सकते हो, लेकिन इन केस whenever you are giving योर इन्फॉर्मेशन टू एट साइंटिफिक लेवल, कि एक साइंटिफिक कम्युनिटी पर एक अगर अपनी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, सो एट दैट टाइम आप हेक्सोकाइनेज नहीं लिखेंगे, फिर आपको प्रॉपर नाम देना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है कि आप शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते, आपको वो नाम देना पड़ेगा जहां पे उसके सबस्ट्रेट भी आ जाए और उसके केमिकल रिएक्शन भी आ जाए। ओके, अब आपके कुछ अब आपके कुछ क्लासिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स है कि हम एंजाइम को कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं और कैसे एंजाइम के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। वैसे तो एंजाइम ध्यान रखिएगा कि एंजाइम्स वैसे तो थाउजेंड ऑफ एंजाइम डिस्कवर आज तक हो चुके हैं, ठीक है, उनको आइसोलेट किया गया है, स्टडी भी किया गया है, बट मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू ए डिफरेंट ग्रुप, और एक डिफरेंट ग्रुप में रखे गए हैं जिस रिएक्शन पे वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसे कुछ 6 क्लासेस हैं और हर 6 क्लासों के अंदर 4 से 13 तक सब क्लासेस हैं। कहने का मतलब है एंजाइम का नॉमेनक्लेचर कैसे किया, कि वो किस सबस्ट्रेट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, क्या मेटाबॉलिक, क्या वो रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सो ऐसी 6 क्लासेस दी गई हैं और हर 6 क्लासेस के अंदर 4 से लेकर 13 तक सब क्लासेस हैं,
जैसे कि ऑक्सीडो रिडक्टेज डिहाइड्रोजनेज। इसका मतलब ये देखिए, इसका मतलब ये कि इसका एक एंजाइम है ऑक्सीडो रिडक्टेज और डिहाइड्रोजनेज। मतलब कहने का मतलब है कोई ऐसी एक रिएक्शन है जिसमें दो सबस्ट्रेट के बीच में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा है। देखिए, ये देखिए, अगर S रिड्यूस S ऑक्सीडाइज, इसका क्या हुआ, इसका रिडक्शन हो गया, इसका रिडक्शन हो गया और इसका रिडक्शन हो गया, सॉरी इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब ये एग्जांपल के लिए ये रिड्यूस है, ये ऑक्सीडाइज है, तो हुआ क्या होगा कि इससे हाइड्रोजन निकले हुए होंगे और हाइड्रोजन यहाँ तक पहुंचे होंगे। तो जिससे हाइड्रोजन, जैसे दो हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में या तो ऑक्सीजन का मूवमेंट हो सकता है या फिर हाइड्रोजन का मूवमेंट हो सकता है। चलो पहले मैं ऑक्सीजन के मूवमेंट से बताता हूँ, फिर हाइड्रोजन के मूवमेंट से। अगर ऑक्सीजन का मूवमेंट हुआ होगा तो इसका मतलब ये है कि इससे ऑक्सीजन निकला होगा और इससे ऑक्सीजन निकला होगा और इससे ऑक्सीजन आके जुड़ गया होगा। मतलब चलो मैं इससे बताता हूँ आपको। कहने का मतलब है इस ग्रुप से ऑक्सीजन निकला होगा और इससे आके जुड़ गया होगा। तो जिससे आके ऑक्सीजन जुड़ गया उसका ऑक्सीडेशन हो गया और जिससे निकल गया उसका रिडक्शन हो गया। तो ये ऑक्सीडो रिडक्टेज हो गया। हाइड्रोजन के केस में भी हम यही ले सकते हैं, क्या, इससे हाइड्रोजन निकला होगा और इससे आके जुड़ गया होगा। तो जिससे हाइड्रोजन निकला उसका ऑक्सीडेशन हो गया और जिससे हाइड्रोजन आके जुड़ गया उसका रिडक्शन हो गया। एग्जाम्पल के लिए साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है, ये सारी रिएक्शंस क्या होती है, ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर डिहाइड्रोजनेज रिएक्शंस होती हैं। ट्रांसफरेज रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है कि ध्यान रखना कि इसे ट्रांसफर ऑफ ए ग्रुप जी अदर देन द हाइड्रोजन बिटवीन ए पेयर ऑफ सबस्ट्रेट। मतलब कहने का मतलब है कि इस ग्रुप के अंदर जनरली क्या होता है कि अदर देन द हाइड्रोजन को छोड़ के दो सबस्ट्रेट के बीच में फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होता है। एग्जांपल के लिए काइनेज एंजाइम, जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ पे जी ग्रुप का एक ट्रांसफर हुआ। ओके, दैट जी इट मे बी एनीथिंग, लाइक जनरली हाइड्रोजन को छोड़ के हम जनरली फॉस्फेट पे फोकस करते हैं काइनेज के ट्रांसफरेज के टाइम पे। अगर मान के चलो जी हाँ फॉस्फेट है तो क्या होगा कि एस के साथ मान के चलो फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट यहाँ से निकला और एस डेस के साथ आके जुड़ गया। तो देखिए एस के साथ जुड़ गया तो बन गया आपका ये, और यहाँ से देखिए कहने का मतलब है इससे आके ये जी जुड़ गया, यहाँ से निकला और इससे आके जुड़ गया। तो ये हुआ कि फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हो गया। सो दैट एंजाइम इज अ काइनेज एंजाइम। सो नाउ द फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर बिटवीन द टू सबस्ट्रेट एस और एस टेस्ट, तो एस से वो फॉस्फेट निकला और एस टेस्ट से आके जुड़ गया, दैट इज अ ट्रांसफरेज रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस एंजाइम, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम कहने का मतलब क्या एंजाइम होते हैं, जो एंजाइम वाटर मॉलिक्यूल को यूज करके ब्रेक डाउन करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब दो कंपाउंड आपस में जुड़ते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। हमेशा भी जो रिएक्शन में कंडेंसिंग रिएक्शन होती है, चाहे दो ग्लूकोज को जोड़ दो, दो एमिनो एसिड को जोड़ दो या फिर एक ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को जोड़ दो, तो जो भी आपके डाइसैकेराइड बन रहे हैं, पॉलीसैकेराइड बन रहे हैं, हमेशा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो इसमें अगर आपको कभी भी उनको तोड़ना है तो वाटर मॉलिक्यूल जो निकला था वो वापस भी तो करना पड़ेगा। तो इट मीन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस आर द रिएक्शन व्हिच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। सो उस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। मतलब एंजाइम कैटालाइजिंग द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द एस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसाइडिक सीएनसी सी हैलाइड पीएन बॉन्ड, मतलब जो पीएन बॉन्ड मतलब जो होते हैं आपके प्रोटीन बॉन्ड्स होते हैं जो पी से एन ग्रुप की तरफ होते हैं। तो एंजाइम के लिए लाइपेज हो गया, पेप्टाइडेज हो गया, लाइमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया जो लिपिड को तोड़ेगा, पेप्टाइडेज हो गया जो पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा, अमाइलेज हो गया जो बेसिकली जो एमाइलेजेस क्या हो गया, जो अमाइलेज को तोड़ेगा। एमाइलेज होता है ना जो आपका स्टार्च होता है, एमाइलेज होता है उसको तोड़ेगा। तो एमाइलेज क्या होता है कि बेसिकली सुक्रोज का एक ग्लूकोज का एक पॉलीमर होता है तो उसको तोड़ेगा। ठीक है, एमाइलोज जो होता है सॉरी एमाइलोज होता है वो उसको तोड़ेगा। तो इसी तरीके से वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको वो तोड़ता है विद द हेल्प ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। तो उसको हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं। अब जैसे कि एस्टर है, ईथर है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है जनरली प्रोटीन में बनता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जनरली किस में बनता है, कार्बोहाइड्रेट में बनता है। ओके ओके लाइसेज एंजाइम में क्या होता है कि लाइसेज एंजाइम में किसी भी चीज का एक रिमूवल होता है, और मतलब कोई बॉन्ड टूटता है और उससे टूटने से एक ग्रुप बाहर आता है। लेकिन ध्यान रखना अदर देन द हाइड्रोजन लिविंग द डबल बॉन्ड्स, मतलब कहने का हाइड्रोजन को छोड़ के, कई बार होता है ना सी डबल बॉन्ड सी है और उससे एक एच ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसको छोड़कर कोई भी एक दूसरा मॉलिक्यूल बाहर निकल सकता है। देखिए यहाँ पे
जैसे एग्जांपल के लिए ये C और C से XY निकला, तो XY अलग हो गए और C और C डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड में आ गया। तो लाइसेज क्या हुआ, मतलब कार्बोक्सिलेज, मान के चलो X की जगह CO2 ग्रुप है तो CO2 बाहर निकल गया और ये फॉर्मेशन हो गया। ओके, अब ध्यान रखना, इसने जो बोला है ना कि ये C डबल बॉन्ड C, कई बार आपने देखा होगा, आपने केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, C डबल बॉन्ड C, तो इससे एक H जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से आपने क्या किया, आपने क्या किया यहाँ से कि यहाँ पे हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से आप हाइड्रोजन को आप बाहर निकाल दो और आपको कि लाइसिस हो गया, नो, हाइड्रोजन बाहर नहीं निकालना। इस हाइड्रोजन से हो सकता है कि कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा हो, लाइक यहाँ से कोई आपका क्लोरीन जुड़ा हो, ठीक है, तो वो यहाँ से आपका क्लोरीन जुड़ा हो, ठीक है, तो हो सकता है कि क्लोरीन बाहर अब अगर मान के चलो एक कार्बन है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक क्लोरीन जुड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस हाइड्रोजन को आप तोड़ के कहोगे कि लाइसेज हो गए, नहीं, जब अगर ये क्लोरीन अगर बाहर निकलता है, ये क्लोरीन अगर बाहर निकल के आता है, उस केस में आप कहोगे कि लाइसेज हुआ है। हाइड्रोजन बाहर निकलने वालों को आप नहीं कहोगे कि वो लाइसेज हो गया, ठीक है। आइसोमरेज, आइसोमरेज मैंने बताया बहुत बार क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कोई आइसोमर बन जाता है, जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आपका फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। सो आइसोमरेज में क्या होता है, जो कार्बन से जो हाइड्रोजन या कुछ अदर एटम जुड़े होते हैं उनके बीच में रीअरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि एग्जांपल के लिए फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। अब फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज क्या बता रहा है कि कोई 6 ग्रुप का एक सुगर है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप का ऊपर से नीचे हुआ है, ठीक है, मतलब पहले कार्बन जुड़ा होगा, हो सकता है छठे कार्बन पे आके जुड़ गया हो, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहा। आइसोमर्स में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, बस मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो रीअरेंज हो जाता है। लाइगेज क्या होता है कि दो कंपाउंड्स आपस में आके जुड़ते हैं, तो इस प्रोसेस को एंजाइम मोटिवेट करता है, जैसे आपका CO ग्रुप को जोड़ना हो, CS ग्रुप को जोड़ना हो, CN ग्रुप को जोड़ना हो, CPO ग्रुप को जोड़ना, जैसे कि एसिटाइल कोएंजाइम सिंथेटेज, ये कहाँ बनाता है, याद कीजिए, जब पायरुविक एसिड से जब वो मिनरल मेम्ब्रेन में ट्राई कर रहा था उसको क्रॉस करने का, तो एसिटाइल ग्रुप आया, एसिटाइल कोएंजाइम आया, पायरुविक एसिड से रिएक्ट किया, और अब वो एसिटाइल कोएंजाइम ने एसिटाइल ग्रुप पायरुविक के साथ जोड़ दिया और आसानी से वो इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गया। तो वो आप ध्यान रखना, जोड़ना हुआ पायरुविक से एसिटाइल ग्रुप को जोड़ा, तो ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हुई, एसिटाइल कोएंजाइम सिंथेटेज की प्रेजेंस में हुई, ठीक है। अब हम जो मोड ऑफ एंजाइम रिएक्शन है वो हम कल पढ़ेंगे कि एंजाइम के मोड ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं। तो अभी तक आज हमने क्या पढ़ा कि एंजाइम्स के टाइप कितने होते हैं, मेटलो एंजाइम्स क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड जुड़ा हो तो क्या होगा। जनरली जितने भी आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं जनरली आपको उनमें प्रोटीन जुड़ा हुआ होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपके दूसरा हमने पढ़ा कि जो आपके कोएंजाइम्स होते हैं उनमें विटामिन होते हैं, NAD और NADP के अंदर विटामिन B3 होता है, FAD के अंदर विटामिन B2 होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि एंजाइम्स की जो नाम नोमेनक्लेचर है, तो जनरली या तो क्या होता है किस सबस्ट्रेट पे एक्ट कर रहे हैं, या फिर दूसरा वो किस रिएक्शन को शो कर रहे हैं। फिर बाद में एक इंटरनेशनल बॉडी बायोलॉजिकल एक इंटरनेशनल बायोकेमिकल एक बॉडी है, उसने बोला कि बेटर है कि आप एक ऐसी एंजाइम का नाम रखो जिसमें दोनों शो हो जाए कि वो किस सबस्ट्रेट पे काम कर रहा है और किस सबस्ट्रेट पे काम कर रहा है, और साथ साथ वो क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन वो शो कर रहा है। फिर हमने ये स्टडी किया कि एंजाइम्स के, फिर हमने पढ़ा एंजाइम्स के टाइप कितने होते हैं। एंजाइम्स के टाइप देखा हमने, उसको डिसाइड किया, ये 6 ग्रुप हमने डिसाइड किए कि वो एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, वो किस तरह की रिएक्शन वो शो कर रहा है हमें। और उस रिएक्शन के जो एंजाइम्स हैं उनमें हमने कोशिश की है कि उसमें आप उसके सबस्ट्रेट का नाम भी डाल सकें। जैसे पहला हमने देखा, पहले अगर आप स्टार्टिंग से आप शुरू करोगे तो सबसे पहले जैसे आपने देखा कि जैसे आपने देखा जैसे कि ट्रांसफरेज एंजाइम था, ठीक है, ट्रांसफरेज एंजाइम है, लाइगेज एंजाइम है, आइसोमरेज एंजाइम है, लाइसेज एंजाइम है, ठीक है। ये वैरायटी ऑफ एंजाइम्स हमने देखे। और वैरायटी ऑफ एंजाइम्स उसके अगर आप जैसे एग्जांपल लेते हो लाइगेज एंजाइम, एसिटाइल को एंजाइम सिंथेटिस, सिंथेटिस का मतलब ये सिंथेसिस कर रहा हो, और एसिटाइल को एंजाइम इसमें सबस्ट्रेट है तो उसमें मतलब सबस्ट्रेट भी आ गया, एसिटाइल को एंजाइम सबस्ट्रेट आ गया, और सिंथेटिस उसमें रिएक्शन का मतलब आ गया, क्या रिएक्शन है वो,
जोड़ना है, तोड़ना है, घटाना है, बटाना है, सब रिएक्शन उसके अंदर आ गए। तो ऐसे हमने 6 तरीके की रिएक्शंस देखी हैं। 6 तरह की रिएक्शन देखी, हाइड्रोलिसिस है, ये सारी 6 तरह की रिएक्शंस आपकी शो होती है। जैसे ऑक्सीडोरिडक्टेज हो गया, डिहाइड्रोजनेज हो गया, सारी रिएक्शन उसके एंजाइम्स के टाइप्स को बताती है। कल हम पढ़ेंगे मोड ऑफ एंजाइम एक्शन कि एंजाइम एक्शन किस तरीके का मोड ऑफ एक्शन शो करता है। इसमें एंजाइम एक्चुअली कैसे प्रोडक्ट को सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, ये हम स्लोली एंड स्लोली सब चीज़ पढ़ेंगे। और फिर एंजाइम की थ्योरी कौन-कौन सी है, दैट वी आल्सो स्टडी। ओके, चलिए कल मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।